नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे शो कोनेक्सिया हाई फ्लायर्स में स्वागत है। दोस्तों, इस शो में हम ऐसी बेहतरीन कंपनी से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनका फ्यूचर बहुत बढ़िया है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम प्रीवियस सालों में किया है। तो ऐसी कंपनी आज हमको प्रेजेंट करेंगे जिसका नाम है वी-मार्क इंडिया लिमिटेड। कंपनी बेसिकली ये वायर्स और केबल इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और करीबन 15 साल से ये काम कर रही है। कंपनी के प्रमोटर मिस्टर विकास गर्ग हमारे साथ है, इनके होल टाइम डायरेक्टर संदीप श्रीवास्तव जी भी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स, हम इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो विकास जी, वेलकम टू द शो। और संदीप जी, आपका भी प्रोग्राम में वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, आपने आपका कीमती समय हमको दिया। तो मेरा पहला सवाल विकास जी आपको ऐसा है कि हमको थोड़ी सी जानकारी आपकी कंपनी से बताइए। आपने ये बिजनेस जर्नी कब शुरू की, आपने कैसे शुरुआत की, आज कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी की ब्रांड के बारे में थोड़ी बताइए और ओवरऑल आप किस तरीके के कस्टमर्स को केटर करते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी इसके ऊपर आप बताइए। धन्यवाद अविनाश जी, कोनेक्शिया फ्लायर से आपने अपने शो पे हमें इनवाइट किया। देखिए, 2006 में हमने बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ एक छोटे से प्लेस के साथ, 1000 मीटर के प्लेस के साथ, हरिद्वार उत्तराखंड में। और हम लोग डोमेस्टिक वायर से हमने बिजनेस शुरू किया था, जो हाउस में यूज़ होता है, पूरा रेजिडेंस सेक्टर जो है। और चूँकि स्टार्टिंग से ही हमारा फोकस क्वालिटी और इकोनॉमिक प्राइस पे था, इसी वजह से डे वन से ही हमारे पास ऑर्डर्स का और हमारी ऑर्डर बुक का कभी भी शॉर्टफॉल नहीं रहा, जिसने हमें हेल्प किया कि हम हमने अपनी कैपेसिटी को हम बढ़ाते गए। चूँकि स्मॉल सेक्टर से हमने शुरू किया था, तो ग्रेजुअली हमने हर कैपेसिटी को बढ़ाया हमने। और साथ ही साथ हमने जब एक प्रोडक्ट हमारा मार्केट में एक्सेप्टेंस आने लगा, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, नेक्स्ट रेटिंग पे हम जंप करते गए। जैसे हाउस वायरिंग हमने किया, फिर कंट्रोल केबल्स किया, फिर हम एलटी केबल्स में आ गए, फिर हम एक एरियल बंच केबल में आ गए। उसके बाद हमने हायर टेंशन केबल शुरू किया, और हायर टेंशन केबल में भी अभी हम रिसेंटली हमने उसका एक हायर वर्जन में भी हमने एंट्री किया। तो ये हमारा बेसिक जो फंडामेंटल हमारा फीचर था कि हमें कस्टमर को सर्विस और इकोनॉमिक प्राइस प्रोवाइड करना है। रिलेशन, कंपनी की जो डीलिंग है वो बिल्कुल फेयर रहती है अपने कस्टमर के साथ, तो उसका हमें हमेशा बेनिफिट मिला है, जिसका इफेक्ट हमारा डे बाय डे हमारा बिजनेस ग्रो किया है। और फिलहाल जो हमारा कस्टमर सेगमेंट है वो हमारा 3 सेगमेंट में हमने डिवाइड किया है। एक हमारा रिटेल है, और एक हमारा इंस्टीट्यूशनल सेल है, और एक तीसरा हमारा एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो रिटेल तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अभी एज ऑन डेट हमारे पास 600 प्लस डीलर्स हैं, और जिसमें कि 18 स्टेट्स में हम ब्रांड की प्रेजेंस बना चुके हैं, जिसमें 4 स्टेट्स में हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट है। विदर्भ पार्ट में वी-मार्क का अच्छा जाना जाता है रिटेल सेक्टर में, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमने अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में अपने डिपोज ओपन करने शुरू कर दिए। जो कोरोना वाला ईयर था वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा, उसमें हमने अपनी 5 स्टेट्स में बिजनेस शुरू किया इस करंट ईयर में। तो एक हमारा रिटेल हो गया, दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशनल सेल हो गया, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कॉरपोरेशन कंपनीज हैं, और BHEL, NTPC, ऑयल, रिफाइनरी, टेलीकॉम, L&T, टाटा पावर के जो प्रोजेक्ट्स EPC करते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशनल सेल्स में भी कंपनी अप्रूव्ड वेंडर है, और टाइम टू टाइम इनके बिड करती है और ऑर्डर्स कैच करती है। तीसरा सेगमेंट हुआ हमारा एक EPC कॉन्ट्रैक्टर। आपको पता होगा, EPC जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट बॉडी से फुल वर्क ले लेते हैं, टर्नकी वर्क बोलते हैं जिनको। तो हम चूंकि बॉडीज में अप्रूव्ड है, इसी वजह से हम उन EPC कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल दे पाते हैं।
तो चूंकि कंपनी का जो अभी अगर आप देखें कि जो केबल और वायर है उसकी जितनी भी कंजप्शन है वो इन्हीं 3 सेगमेंट्स में है। अदर ब्रांड्स भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इन्हीं 3 सेगमेंट्स को कैटर कर रहे हैं। तो हमने अपनी इस छोटी रूफ में इन तीनों सेगमेंट्स में अपनी जगह बना ली है, बस हमें एक्सपेंशन करना है। तो चूंकि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा बन चुका है तो हमें अब कैपेसिटी की ज़रूरत है। तो फिलहाल ही हमने डिसाइड किया है और हमने कि हम एक्सपेंशन में जाएंगे और हमने उसके लिए लैंड भी ले ली है और हम 2021 में वो अपना एक्सपेंशन शुरू करेंगे। साथ ही में जो कैपेसिटी की अगर बात करें, अभी हमारे पास अप्रोक्स 65,000 किलोमीटर पर एनएम की कैपेसिटी है, जिसमें कि लाइट ड्यूटी केबल से लेकर और हैवी ड्यूटी केबल्स तक एक एवरेज है। तो नया एक्सपेंशन हम कर रहे हैं वो बेसिकली अभी फेज फर्स्ट में हम हाई टेंशन केबल का एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिर उसी हिसाब से हम फेसेस वाइज बाकी केबल्स को भी एक्सपेंशन में लाएंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट विकास जी थैंक यू वेरी मच ये एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा दूसरा सवाल विकास जी आप ही को होगा। बेसिकली हमको आपके रिटेल बिजनेस के बारे में थोड़ी सा जानकारी दे दीजिए, क्योंकि जो हाउसिंग सेगमेंट है वहाँ पे जाना जाता है कि ये प्रीमियम सेगमेंट है, मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, करीबन 35% आपका इस सेगमेंट से आता है। तो आगे चल के अगले 2-3 साल में आपको क्या लगता है कि जो आपकी कंपनी है उसमें आप कोशिश करोगे कि ये सेगमेंट में थोड़ी सी और आपको मार्केट शेयर मिले? तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमको बता सके। देखिए, मैं अभी एक आपको बताऊं, अभी किसी ने क्वेश्चन किया आज कि आपका जो कोरोना वाला ईयर था वो कैसा रहा। हाँ। लकीली क्या था, हम 2018 से ही हम अपने रिटेल बिजनेस को एक्सपेंशन मोड में ला चुके थे, जिसका बेनिफिट हमें कोरोना ईयर में पूरा बेनिफिट मिला। और इवन कोरोना होने के बावजूद भी हमारा रिटेल से सेल ग्रो किया। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 5 स्टेट्स में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया रिटेल सेक्टर में। तो अगर देखें तो जो लॉन्ग टर्म अगर बिजनेस स्ट्रेटजी है वो जो रिटेल सेगमेंट है वो लॉयल सेगमेंट है। उसका क्योंकि आप देखें पैन इंडिया बेसिस पे बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमारा जो अभी जो पूरा फोकस है वो रिटेल डेवलप करने के लिए है। ओके, बिल्कुल विकास जी, उसका मतलब आगे चल के ये रिटेल बिजनेस और बढ़ेगा, डेफिनेटली इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। संदीप जी, मुझे आपसे एक सवाल है। मुझे बताइए कि आगे चल के जो अभी हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स है करीबन 7-8% है, मुझे करेक्ट करिए अगर थोड़ी सी फिगर ऊपर नीचे है, लेकिन मैंने देखा आपके नंबर्स में 7-8% का एबिटा मार्जिन है। और टिपिकली आगे 2-3 साल में कैन वी होप दैट ये मार्जिन डबल डिजिट होए? और रॉ मटेरियल को लेके आप कैसे प्लानिंग करते हो? अभी कॉपर के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्जिन्स पे क्या हो सकता है कि ये सारे जो कॉस्ट होते हैं ये आप कस्टमर्स को पास थ्रू करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए। थैंक यू अविनाश जी। बेसिकली रॉ मटेरियल का जो जहाँ तक बात है रॉ मटेरियल के प्राइस के हाइक का, तो जब हम इंस्टीट्यूशनल जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे क्या होता है उसके अंदर प्राइस वेरिएशन क्लॉज मेंशन रहता है। तो जैसे ही हमारा जो प्राइस किसी भी मेटल का, किसी भी चीज का, पीवीसी का या कुछ भी बढ़ता है तो हम एज पर एग्रीमेंट टर्म्स जो होता है उसके हम पास ऑन करते हैं कस्टमर को, तो हमारा मार्जिन पे कोई उसका असर नहीं पड़ता। ओके। दूसरी तरफ हमारे पास रिटेल बिजनेस है। रिटेल बिजनेस में एज पर इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, एवरी मंथ सारे के सारे इंडस्ट्रीज जो पूरे मंथ में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसको सारे को एक एवरेजिंग प्राइस निकाल के और अपने एक प्राइस लिस्ट वो सर्कुलेट करते हैं एवरी मंथ। तो उसमें भी हम एक कस्टमर को जो हम प्राइस है जो भी पास ऑन कर देते हैं, जो हाइक होता है जो मेटल्स के अंदर या उसके अंदर डाउन होता है वो भी हम पास ऑन करते हैं। तो मार्जिन हमारा वहीं पे रहता है, मार्जिन की कहीं स्ट्रेस नहीं पड़ता। रही बात एबिटा मार्जिन डबल डिजिट में लाने की, अभी हम नया एक्सपेंशन कर रहे हैं। नया एक्सपेंशन हमारा जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन है 65,000 किलोमीटर का है, एडिशनल जो हो रहा है 12,000 किलोमीटर का है। तो इन द क्वांटिटी टर्म्स तो ठीक है आपको लगता है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है इसका इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो जब अमाउंट होगा हायर
प्राइस हो गया तो हायर मार्जिन भी होगा। जैसे हमारा प्रोडक्ट ऐड होगा हमारा मार्जिन ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा और नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में हम इसे ट्रिपल तक लेके चले जाएंगे। बिल्कुल, ओके, ठीक है संदीप जी, थैंक यू आपके जवाब के लिए। विकास जी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। आपने कहा कि आपके कंपनी में बहुत सारे टाइप ऑफ केबल्स आप बनाते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी हमको आपके R&D के बारे में बताइए। और दूसरी बात, अभी काफ़ी चर्चा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मुझे किसी ने कहा है कि 3 गुना ज़्यादा केबल लगते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है आगे 2-3 साल में कि आप इस सेक्टर को भी पकड़ ले और इससे आपकी कंपनी को फायदा हो, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। एक्चुअली क्या है कि जैसे जो आपने जिक्र किया अभी, जो हमारा जो जितने टाइप्स की हम केबल्स बनाते हैं उसका मेन जो कंजप्शन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होना है। अगर कोई भी आप देखें, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो उसमें एक छोटा वायर से लेकर बड़ा केबल तक का कंजप्शन होता है। तो जो ईवी व्हीकल है, ईवी व्हीकल में एक उसमें जो है ऑटोमोबाइल वायर का जो यूज़ होता है, ऑटो वायर्स का, तो अभी हम ऑटो वायर्स में नहीं है। कमिंग एक्सपेंशन मोड में जब हम अभी आ रहे हैं तो उसमें हम प्लान करेंगे कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी हम वायर मैन्युफैक्चर करें। उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन सेपरेट रहती है, तो वहाँ हम सेपरेट प्लान करेंगे अपने जब एक्सपेंशन मोड में आएंगे हम। और बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि आगे प्लान्स, जब आपके ये एक्सपेंशन प्लान एक बार स्टेबलाइज होता है तो आगे पॉसिबिलिटी तो रहेगी कि आप इस सेगमेंट को भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉसिबिलिटी ओपन है, अपॉर्चुनिटी तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात विकास जी, मेरे को कहिए कि आपका जो टर्नओवर का रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर आपका ग्रोथ है। मुझे बताइए कि आगे भी अगले 2-3 साल में ये एक्सपेंशन तो आप कर ही रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो कि एटलीस्ट इंडस्ट्री ग्रोथ को आप अगले 2-3 साल में कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करोगे? क्योंकि ये बात इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी लगती है कि इंडस्ट्री के ग्रोथ से काफ़ी ऊपर आपका ग्रोथ है। तो आपका इस पे क्या आउटलुक है? विल यू बी कॉन्फिडेंट कि अगले 2-3 साल के लिए भी आप इंडस्ट्री से बेहतर ग्रो करोगे? सर, मैंने बात बताया कि हम जो जितने टाइप के प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे पास हर प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल स्कोप है। मैं एक आपको छोटा सा बताता हूँ। एक एग्रीकल्चर में समर्सेबल केबल यूज होता है और अपने सर्विस केबल यूज होता है, उसमें हमने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। हाउस वायरिंग में अपनी अलग पहचान बनाई है। LT पावर केबल्स है, HT का पावर केबल्स है, ST केबल का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हर एक प्रोडक्ट में हमारा ह्यूज हमारे पास स्कोप है। ठीक है विकास जी, थैंक यू फॉर द आंसर। विकास जी, मेरे को एक बात बताइए कि ये बिजनेस में ऑफ कोर्स आपने बहुत मेहनत की है, बट आपकी टीम ने भी आपको अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। तो मुझे बताइए कि ये जो आपकी जो टीम है, प्रोडक्शन टीम है, मार्केटिंग टीम है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कंपनी को अपनी टीम रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे अगर हमको एक्सपेंशन करना है, उसका फायदा लेना है, तो सही लोग और सही टीम आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को रिटेन करने के लिए इंटरनली मैनेजमेंट ने कोई इंसेंटिव स्कीम रखी है या कोई ESOP प्लान रखा है? क्योंकि फाइनली टीम रहेगी तो ही कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी। तो इसके ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? सर, जैसे क्या है कि हमारी कंपनी में एक स्लोगन बन गया है पिछले करीब 5 सालों से कि कंपनी में जो इन होता है वो आउट नहीं होता है। तो चाहे वो वर्कर है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो एक सुपरवाइजर इंचार्ज है, चाहे वो स्टाफ है, अकाउंट है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग, चाहे सेल्स पायलट सेल्समैन है, हेड है। तो ये हमारा एक स्लोगन जो मैंने आपको बताया कि वी मार्क में इन है, आउट नहीं है। तो ये अपने आप में बोलता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी, उसके इंसेंटिव, अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचना, वो बहुत क्लियर विजन है उसका। ओके, बट मैं बता रहा था कि बेसिकली क्या, अभी तो आप SME स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहे हो, आगे चल के आपका जो जो क्रूशल टीम है, ऑब्वियसली जैसे जैसे समय आगे जाएगा, आपका कोई आगे चल के उनको कुछ इंसेंटिवाइज देने का प्लान है? ऑफकोर्स जो क्रूशल मेंबर्स होंगे उनको ESOPs दे सकते हैं, या काफ़ी दूसरी कंपनीज उस लाइन पे कर रहे हैं, तो वैसे आप विचार करोगे? बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली आदमी अगर सही मायने में टीम का एक क्रूशल मेंबर है
तो आप भी जानते हो कि उसको कंपनी में रखना और सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ऐसा कुछ विचार है आपका, या आपका प्लानिंग में है कि आगे चल के ESOPs भी देंगे? सर ऑलरेडी हम अपने प्लान में इंक्लूड कर चुके हैं कि एम्प्लॉइज के इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव स्ट्रेटेजी, उनको शेयरिंग में पार्टिसिपेट कराना, उसमें ऑलरेडी हम अपने स्ट्रेटेजी में ले चुके हैं। ओके, ठीक है। अच्छा विकास जी, मेरे को एक बात बताइए, अभी करीबन कितने कस्टमर्स होंगे हमारे? अगर हम मोटा मोटी बताएं कि FY20 तो खत्म हो चुका है, FY21 में कितने मोटा मोटी ओवरऑल कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा? अगर आप तीनों सेगमेंट ले लाइक EPC है, टर्नकी है, फिर आपका ये इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट है, रिटेल सेगमेंट है, तो ओवरऑल कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा अपना अभी तक? नहीं बड़ा होगा मतलब कोई कंपैरिजन आप कर रहे हैं किसी नंबर ऑफ कंपनीज, यानी कितने कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स में अगर मैं पूछूं कितने आंकड़े हैं, कितने कस्टमर्स है, मोटा मोटी कितने, यानी 300 है, 400 है या 500 कस्टमर है? तो वैसे मैं आपको पूछ रहा था। अभी क्या, जैसे हमारे सेगमेंट है, रिटेल सेगमेंट में हमारे पास 600 to 700 अब हमारे डीलर्स हैं, और करीब अगर आप हम अपने टोटल एंटायर कस्टमर की बात करें, अप्रोक्स 10,000 हमारे कस्टमर्स हैं जो एंड यूजर है, जो कंपनी से कनेक्ट है। अच्छा, और इसमें विकास जी रिपीट बिजनेस कितना होता है नॉर्मली? अगर कोई कस्टमर को आप अच्छी तरह से सर्विस करते हो तो नॉर्मली इंडस्ट्री का नॉर्म क्या होता है कि इसमें रिपीट बिजनेस आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर से कितना आता है मोटा मोटी हर साल? सर हमारे प्रोडक्ट, हमारी इस इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में यही बेनिफिट है कि बिजनेस ही रिपीट आता है। अगर हमने एक डीलर अपॉइंट कर लिया है और वो कंपनी की पॉलिसी और उसके प्राइस स्ट्रक्चर उससे अगर उसको कंफर्टेबल है तो वो पूरे साल कंटिन्यू बिजनेस करता है वो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो तो डे बाय डे नया डिमांड आता है, तो वो हमारे पास रिपीटेडली काम करता है। ओके। अच्छा विकास जी, और एक क्वेश्चन है कि इस बिजनेस में कोई सीजनैलिटी होती है, या मार्च का महीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या चौथी तिमाही सबसे अच्छी होती है, या मान लीजिए कि सेकंड हाफ पहले फर्स्ट हाफ से अच्छा होता है? तो इसमें कोई सीजनैलिटी का फैक्टर आता है, या सारे 12 महीने में ऑर्डर बुक के हिसाब से धंधा कंफर्टेबली चलता है? सर अगर मैं एवरेजली बात करूँ तो कोई इसमें सीजन नहीं होता है, बट कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मैंने आपको बताया कि हम एक समर्सेबल केबल में हमारा बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, तो वो थोड़ा सीजन रहता है, पर सीजन भी ऐसे रहता है कि अगर 1-2 महीने में MP का सीजन है, दूसरे 2 महीने UP का सीजन है, तीसरे 2 महीने पंजाब का सीजन है, तो अगर एवरेजली बात करें तो पूरे 12 महीने बिजनेस रहता है। बिल्कुल। संदीप जी, मुझे आपसे एक प्रश्न है। हमने देखा है कि आपका जो फाइनेंशियल्स है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, टॉप लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन वर्किंग कैपिटल को लेके थोड़ा सा साइकिल थोड़ी सी लंबी है। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? कोशिश कर रही है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल आने वाले 2-3 साल में थोड़ी सी और कम हो ताकि कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी रहे। तो इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है अभी हमारे एक्सपेंशन मोड में है। जैसे हमारे MD साहब ने कहा कि अभी लास्ट 6 मंथ में हमने 2 स्टेट खोले हैं, 3 स्टेट में हमने बिजनेस डेवलप किया है, तो हमने वहाँ C&F भी खोले हैं। हमारे उड़ीसा में C&F है, बिहार में C&F है, तो C&F में हमारे स्टॉकिंग भी होती है। 3 to 4 CR एवरी C&F के पास हमारे पास स्टॉक रहता है, पॉइंट रहता है। तो हमारे पास 5 C&F है। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है जहाँ जिनके ऑर्डर की कंप्लीट रेंज हमें बनाने पड़ते हैं। जो कंप्लीट ऑर्डर बनाने सैंपल बेसिस पे कोई टेस्टिंग नहीं होता, वो कंप्लीट ऑर्डर बुक होने के बाद, बनने के बाद, फिनिश गुड तैयार होने के बाद वो इंस्पेक्शन करते हैं, फिर वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनरेट होती है, वो भेजते हैं, फिर हम उसे डिलीवर करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हमारा स्टॉक पॉइंट बढ़ता है, स्टॉक लेवल बढ़ता है, इन्वेंट्री लेवल बढ़ता है और अकॉर्डिंगली रिसीवेबल्स बढ़ते हैं। इसलिए हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल वही है। लेकिन एज पर इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 100 डेज 90 डेज के आसपास है, पर हमारा 104 के आसपास है डेज। तो ऑलमोस्ट हम कैपिटल ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसे हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया। आखिरी सवाल विकास जी आपको मेरा, कि अभी आप जो IPO बना रहे हो, ये IPO का पैसा बेसिकली कितने साल तक, आपने थोड़ा बहुत पैसा एक्सपेंशन के लिए लिया है, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है, तो मैं एक सिंपल प्रश्न पूछूं कि ये पैसा आपको कितने
समय तक यूटिलाइज आप करोगे, और इसका इसके बाद आपको कोई डाइल्यूशन की जरूरत लगेगी नहीं, क्योंकि मार्केट ये एज्यूम करेगा कि अगर आप पैसा अभी उठा रहे हो तो कम से कम 1.5-2 साल के लिए तो आपको एक्सपेंशन के लिए जो पैसा लगेगा वो आप उठा रहे हो, तो एटलीस्ट 1 to 2 years के पहले और कोई डाइल्यूशन या और कोई पैसे की जरूरत लगेगी नहीं। ये मानना मेरा सही रहेगा? बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1 से 2 साल के अंदर का प्लान हम इस आईपीओ को लेके कर चुके हैं। तो हमारा एक्सपेंशन मोड और एग्जिस्टिंग के लिए जो हम उसमें से कुछ फंड को यूज कर रहे हैं अपने, वो इसी 1 से 2 साल के लिए एनफ है। ठीक है, तो बेसिकली टिल अभी हम FY21 में है, तो मैं ये मान के चलूँ कि FY23 तक ये पैसा आप यूटिलाइज करोगे, यानी 2 साल फ्रॉम टुडे। ठीक है, कोई प्लान नहीं। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये कंपनी में कोई ज्यादा डाइल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं। 2 साल के लिए ये पैसा आपको कैपिटल देगा, जो आपको एक्सपेंशन के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, और उससे आगे आपकी टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी सब बढ़ेगी। विकास जी, मेरा एक क्वेश्चन इंडस्ट्री को रिलेटेड है। अगर हम वायर और केबल इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले 2-3 साल से हमको बताइए कि ये इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है, आगे क्या ग्रोथ होने की अपेक्षा है, और यहाँ पे वीमार्क इंडिया कैसे इस ग्रोथ को कैप्चर करेगा। आगे कैपेसिटी भी एक्सपेंशन आ रहा है, तो आपको इंक्रीमेंटल इस इंडस्ट्री से कैसे लाभ मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अविनाश जी, बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर अभी एज ऑन डेट ना लगभग 50 to 55,000 का मार्केट है करोड़ का। 50 से 55,000 करोड़ का मार्केट है हमारा इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली हमारे हरिद्वार बेस्ड इंडस्ट्री हरिद्वार में एक कुंभ हुआ जिसमें लगभग 400 करोड़ का केबल लगा था, और 400 सिटीज है जो स्मार्ट सिटी के अंदर जाने वाली है, जो 10 लाख एंड अबव पॉपुलेशन है। तो अगर 400 में से 400 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,60,000 का मार्केट अभी मतलब है, और हमारा मार्केट है 50,000 का, तो 3 गुना यानी 50,000 से लेकर 1.5 लाख करोड़ का हमारा मार्केट होने वाला है इन कमिंग नियर फ्यूचर में। और गवर्नमेंट ने भी 5.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एलोकेशन किया हुआ फंड का। तो इंडस्ट्री को इंक्रीमेंटल ग्रोथ होने में 2-3 साल में लगेगा, जो 1.5 लाख करोड़ तक का मार्केट आ जाएगा। बिल्कुल। मीना जी, 2-3 लाइनें बताना चाहूँगा, इसी में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि अभी आप देखें अपना जो 70% अगर देखें इंडिया का तो विलेजेज है, तो और 30% हमारा ये अर्बन है। तो अभी जो नेक्स्ट जो कमिंग होने वाला है कि जो अर्बन है उसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है, और जो विलेजेज है उसको अर्बन में कन्वर्ट करना है। तो वायर और केबल का इतना ह्यूज डिमांड अगले कुछ सालों में निकलने वाला है कि जितना कैपेसिटी है वो भी कम पड़ जाएगा, ऐसा मतलब डाटा बोल रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक विकास जी आपने सही बोला, संदीप जी आपने भी अच्छा ओवरऑल दिया। तो इसका मतलब साफ है कि अपॉर्चुनिटी साइज वायर और केबल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है, और ऑब्वियसली इसका फायदा आपको भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे ख्याल से निवेशकों को याद में रखना चाहिए। तो ये इसी के साथ हम आपका धन्यवाद कहेंगे। विकास जी, थैंक यू वेरी मच। संदीप जी आपका भी धन्यवाद, और आपको और आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, और आईपीओ के लिए भी बेस्ट विशेस। बहुत कीमती समय आपने दिया, धन्यवाद। थैंक यू।